Hello friend, my name is Jom Prakash. Today I will going to discuss about your new lesson. I have a dream जिसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ये क्लास 12th के का चैप्टर नंबर 4 है, जिसको मैं फुली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप सुनते हैं तो आपको विशेष वन लाइनर क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और समरी लिखने में हेल्प मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 to 1968, a Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। देखिए, ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ तथा मृत्यु 1968 में हुआ। वे एक बैपिस्ट यानी कि बैपिस्ट जो होते हैं वो यहूदी धर्म में एक मंत्री के रूप में उनको ट्रेनिंग दिया गया था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बाद में नागरिकों के अधिकार दिलाने संबंधित आंदोलनों में किया। जैसा कि आप जानते हैं, ये नागरिक अधिकार आंदोलन के एक प्रमुख वक्ता थे। इसके बाद देखिए, शुरुआत में इन्होंने ही मोंटागोमरी बस बायकॉट का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दक्षिण एशियाई लीडरशिप यानी कि दक्षिण एशियाई संगठन की स्थापना भी उन्होंने किया था। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। कह रहे हैं कि वे गांधी जी के दर्शन जो अहिंसा, सत्य और अहिंसा था, उससे बहुत काफ़ी प्रभावित थे और इसी को अपनाकर वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his effort to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent way। कह रहे हैं कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये उस समय सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। जिस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके प्रयासों में वहाँ के जो अलगाव था, छुआछूत और नस्लीय भेदभाव को उन्होंने अहिंसा के दम पर निग्रो लोगों के बीच खत्म करने का उनको श्रेय जाता है। जैसे वहाँ पे अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव चल रहा था, इसको ख़त्म करने का श्रेय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाता है। किंग वाज assassinated on April 4, 1964 in Memphis, Tennessee। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर दी गई, हत्या करना, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। कब? ये 4 अप्रैल 1968 को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है आपसे। मार्टिन लूथर की हत्या की गई थी, कर दी गई 4 अप्रैल 1968 में। कहाँ पे? मेम्फिस, टेनेसी में। ये एक अमेरिका में एक शहर का नाम है जहाँ पे वो उनकी हत्या हो गई थी, मेम्फिस, टेनेसी में। किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव 1953 में। किंग का जो वर्क है, और भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जिनमें स्ट्रेंथ टू लव 1953, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम ये भी है, द मोंटागोमरी स्टोरी 1958 में, वाई वी कांट वेट 1964 में, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर ये, और चॉइस और कम्युनिटी ये लिखी गई है 1968 में। सो आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इज वाशिंगटन DC on August 28, 1963।
कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम जो आपका ये क्या है ये पूछा जा सकता है। तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जी, जो स्पीच उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था वाशिंगटन डीसी के। आप लोग जानते हैं अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वहाँ पर उन्होंने अगस्त 28 को 1963 में 1963 के अगस्त 28 को 28 अगस्त को लिंकन मेमोरियल हॉल में उन्होंने एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच का ये पार्ट है। सो हियर ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। यहाँ पे वो भाषण में अपने भाषण में देते हुए कहते हैं कि उनका एक सपना है कि वो एक अलबामा को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, जहाँ पे नस्लीय भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक्स, गोरे और काले लोगों के बीच में। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेसिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन इस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। ये देखिए स्पीच का इतना बड़ा प्रमुख बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा इस भाषण का कि जनता की चेतना को ऊपर उठाने में, वहाँ की जनता की, अमेरिका की जनता को की चेतना को ऊपर उठाने में, जिसके लिए वो नागरिक अधिकार आंदोलन की स्थापना भी किए। अमेरिका के इतिहास में मार्टिन लूथर किंग को एक महान वक्ता के रूप में माना जाता है। ओरेटर मतलब होता है वक्ता, वक्ता के रूप में माना जाता है। आइए शुरुआत करते हैं आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना कैसे है देखते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। 5 स्कोर ईयर एगो। देखिए यहाँ पे स्कोर का अर्थ होता है 20 ईयर। ठीक है, जैसे डिकेड होता है ना 10 ईयर का, 10 ईयर को डिकेड बोलते हैं, 100 ईयर को सेंचुरी बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5 स्कोर ईयर एगो का मतलब होता है लगभग 5 स्कोर। 5 स्कोर का मतलब 20 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ईयर एगो, 100 साल पहले की बात हो रही है। ठीक, 5 स्कोर ईयर एगो अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। कह रहे हैं कि लगभग 100 साल पहले महान अमेरिकी जिनकी छाया में हम लोग खड़े हैं, आप लोगों को याद होगा लिंकन मेमोरियल हॉल में ये भाषण चल रहा था। ये इस हॉल में अब्राहम लिंकन की मूर्ति लगी हुई है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन शायद द्वितीय राष्ट्रपति थे, प्रथम तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो वहाँ पे अब्राहम लिंकन की मूर्ति लगी हुई है। तो उन्हीं को ये करके कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले महान अमेरिकी जिनकी छाया में हम लोग खड़े हैं, उन्होंने एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। प्रोक्लेमेशन, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन है प्रोक्लेमेशन साइन किया था। ठीक है, अब ये क्या था भाई, तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक तरह का एक विचार, एक विषय वस्तु साइन किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं संसद में कोई मुद्दा होता है, एक मुद्दा एक फाइल होती है। एक फाइल था जो कि भेदभाव, निग्रो लोगों के बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए था, लेकिन ये आज तक ख़त्म नहीं हुआ था। हालांकि अब्राहम लिंकन के बने हुए राष्ट्रपति से बन जाने हुए वो गुजर चुके 100 साल हो गए थे, पर वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो हुआ था वो साइन हुआ था, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हुआ था। उसी की बात वो करते हैं। दिस momentous decrease come as a great awaken light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flame of withering injustice. It come as a joyous daybreak to end to long night of captivity.
वो कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला था जो मशाल की तरह, उम्मीद की रोशनी की तरह निग्रो, जो बहुत लंबे समय से, स्लेव का मतलब होता है जो गुलाम थे वहाँ के, ठीक है, वो उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें पक्षपातपूर्ण अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि वहाँ पे पक्षपात हुआ, गोरे लोगों का साथ दिया गया, निग्रो लोगों के साथ नहीं कोई था, जो रोज़ जला करते थे। निग्रो लोग जो रोज़ जल जल के जिया करते हैं बड़े दिनों तक, अंधेरे में होने के बाद कैद की रात ख़त्म होकर एक नया सवेरा आएगा और दास प्रथा को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेबिलिटी, कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े दिनों के बाद एक नया सवेरा आएगा। इस तरह से हम लोग हाल में इकट्ठे हुए हैं। कैद की रात ख़त्म होकर एक नया सवेरा आएगा, अर्थात क्या था, निग्रो लोग, उस समय दास प्रथा थी और निग्रो लोगों को दास बना करके रखा जाता था, तो दास प्रथा को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा वो भाषण में अपने बोलते हैं। सो बहुत भारी भीड़ थी, देखिए आगे आगे क्या होता है। But 100 years later, we must face the tragic feat that the Negro is still not free. कह रहे हैं कि लेकिन आज 100 साल बाद भी हमें एक दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि निग्रो आज भी वहीं खड़े हैं, ठीक है। 100 years later, the life of the Negroes is still sadly crippled by the manacles of segregation and change of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of the vast ocean of material prosperity. देखिए, ये कह रहे हैं कि निग्रो आज भी वही खड़े हैं, अभी तक अलग थलग हैं और उसी जंजीरों में, अलगाव और भेदभाव में जकड़े हुए हैं। उन्हें मुख्य धारा में मतलब शामिल आज भी नहीं किया गया। 100 साल बाद भी निग्रो आज भी किसी गरीब के टापू पर जी रहे हैं, गरीबी के टापू पर जी रहे हैं। भौतिक समृद्धि, वो कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भौतिक समृद्धि की कमी है। भौतिक समृद्धि के महासागरों के बीच में वो इस तरह हैं, निग्रो अभी तक वनवास ही काटने को मजबूर है। देखिए क्या कहते हैं आगे। 100 years later, the Negro is still languishing in the corner of American society and find himself an exile of his own land. Exile मतलब होता है वनवास। So we have come here today to dramatize an appealing condition. कह रहे हैं कि निग्रो लोग अभी तक वनवास ही काटने को मजबूर हैं। एक अमेरिकी समाज में के किसी भी कोने में उन्हें अपनी ही ज़मीन पर वनवास दे दिया गया है। इसलिए हम यहाँ आए हैं, यानी कि लिंकन मेमोरियल हॉल में, इसलिए हम यहाँ आए हैं और आज जिस हालात में वो जी रहे हैं उससे बेहतर तरीके से समझ सके सारी दुनिया और उसके लिए कुछ अच्छा निर्णय ले सके, सरकार पर यानी दबाव बनाया जा सके। इस अपील के साथ, इस रोल के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आइए 3rd नंबर पैराग्राफ है। इट इज़ obvious today that American has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring these sacred obligations, America has given the Negro people a bad check, which has come back marked insufficient. लाइन को बड़ी गौर से देखिएगा। फंड, but we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to fund. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation. आइए यहाँ तक का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, ये कहने हैं कि आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका अपने वादे वाले दस्तावेज से क्या कर गया है, मुकर गया है, क्योंकि उसके वर्ण वाले जो नागरिक हैं, यानी कि गोरे जो नागरिक हैं, वो चिंतित हैं
इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय अमेरिका निग्रो लोगों को एक बेकार चेक दे दिया है, जिस पर अपर्याप्त धन लिखकर हमें लौटा दिया गया है। यानी चेक भर दिया गया है, उस पे बहुत काफ़ी धन लिख करके लौटा दिया गया है, पर हम यह मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक क्या है, दिवालिया है, कंगाल है। हम पहचानने से इनकार करते हैं, हम कह रहे हैं कि यह मानने से इनकार करते हैं कि इस राष्ट्र में अवसरों के विशाल कोष में अपर्याप्त धन है। ठीक, सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। कह रहे हैं कि इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस चेक को क्या करने के लिए, कैश कराने के लिए, भुनवाने के लिए, भंजाने के लिए। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रीचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। वी हैव आल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द प्री urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take a tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to rise from the dark and dissolute valley of segregation to the sunlight path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. देखिए, वो कहते हैं कि हम आज इस चेक को भजाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यह चेक हमारी न्याय और मांग को और सुरक्षा को तथा सुरक्षा की जो मांगे हैं और आज़ादी की जो मांगे हैं उसको पूरा करेगा। हम अमेरिका को कभी अभी के इस भयानक तात्कालिक परिस्थिति की याद दिलाने के लिए आए हैं। यह ऐसा समय नहीं है कि हम सुस्ताने या आराम करने में या विलासिता में लिप्त हो जाएं और धीरे धीरे शांत हो जाएं। अब अलगाव के अंधेरे और उजाड़ घाटी से नस्लीय भेदभाव को मिटाना है। न्याय के धूप के रास्ते की तरफ उठने का समय है। अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को अलगाव से, इस दलदल से मुक्त करें और नस्लीय भेदभाव जो है और जो अन्याय है उसे ख़त्म करके एक ठोस पर्वत की तरह खड़ा करें और भाईचारे की स्थापना करें। पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। आइए, 4 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड टू underestimated the discrimination of the Negroes. Thus, sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening of the nation, return to business as usual. Negro is granted his citizenship rights. The whirlwind of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. देखिए, इसका मतलब क्या है, सारे का मतलब इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कुछ समझ आ जाए। लाइन बाय लाइन का मैं बताते चलता तो फिर आप दिक्कत होता थोड़ा समझने में। ये कह रहे हैं कि अभी का एक ऐसा समय है, यहाँ तक चौथा पैराग्राफ है, कह रहे हैं कि अभी का एक ऐसा समय है जिसे राष्ट्र यदि नज़रअंदाज करता है, यानी वहाँ की सरकार अगर नज़रअंदाज करती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ये निगरों के आंदोलन को जो लोग कम आंक रहे हैं तो ये उसका भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये जो तपती हुई गर्मी है, जो निगरों के जायज़ यानी कि जो मांग है हमारी वो जायज़ है, असंतुष्टि है जो, वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक हमें आज़ादी और समानता नहीं मिले। तब तक बिल्कुल शरद ऋतु में भी वो शांत नहीं होगी। यानी ये कह रहे हैं कि
हमारी जो गर्मी है, यानी कि जो हमारी जो तपन है, वो शांत तभी होगी जब शरद ऋतु आता है। यानी कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम शांत नहीं होंगे। और ये बात कह रहे हैं कि देखिए 1963 इज़ नॉट एन एंड, कह रहे हैं 1963 का जो समय है वो समाप्त नहीं है, बल्कि ख़त्म नहीं है, बल्कि क्या है, शुरुआत है। जो लोगों की उम्मीद रखते हैं, जो लोग उम्मीद रखते हैं कि निग्रो लोगों का काम है कि क्या करेंगे, ईंधन पे ईंधन देते रहना। कुछ लोग सोचते होंगे कि वो ईंधन पे ईंधन देते रहना, और ऐसा ही समय आ गया है कि अब ये देश हमें क्या करना है, ईंधन पे, मतलब कि लगातार हमें इसमें आग देना है, लगातार इसमें हमें जान देना है। अब ये दशा अपने पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, या कह रहे हैं कि बहुत जो पहले के लोग थे, वो कुछ लोग ऐसे थे जो आग देते थे पर फिर बाद में ठंडे हो जाते थे। पर हमें ऐसा नहीं करना है। यदि ऐसा होता है तो उसे होश में आना पड़ेगा। वो जो होश में आने वाला होगा बहुत बुरा आने वाला होगा। निग्रो का अधिकार है, वो इस अधिकार के नागरिक, वो इस देश के नागरिक हैं। यदि उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो इससे बहुत बड़ी क्रांति और तूफान आ सकता है, जो इस देश की नींव को तब तक हिलाता रहेगा जब तक यह उजाले वाले दिन में नहीं बदलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय को हमेशा क्या करना है, बल देना है। न्याय का उज्जवल भविष्य एक दिन नहीं आ जाएगा, तब तक हमें क्या करना है, इस फाउंडेशन को, इस नींव को हिलाते रहना है। ठीक, 5वां पैराग्राफ देखिए, यहाँ है, कह रहे कि बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द वार्म threshold which lead into the place of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not to be guilty of wonderful deed. Let us not seek to satisfy our thirst from freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. कह रहे हैं कुछ तो ऐसा है जो मुझे यह करना होगा आज अपने लोगों से, यह कहना होगा अपने लोगों से जो उस छोर पर खड़े हैं, उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो कि हमें न्याय की महल की ओर ले जाएगा। जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार वाले जगह को, ठीक है ना, उस अधिकार वाले जगह को हासिल करने के लिए कोई भी हमें गलत काम नहीं करने हैं। ये बार बार समझाते हैं, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई। कह रहे हैं कि हम हासिल तो कर रहे हैं राइटफुल प्लेस, यानी कह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हासिल करने के लिए कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे हम खुद ही गुनहगार बनते जाएं। हम सभी ये कोशिश करें कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसको संतुष्ट करने के लिए, उसकी जो प्यास है उसको संतुष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि हम लोग नफ़रत या कड़वाहट का प्याला थाम बैठें। ठीक, कह रहे हैं लेट अस नॉट टू सीक द सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हर्टेड। ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि हम ये नफ़रत और कड़वाहट का प्याला थाम बैठे अपने फ़ायदे में। ठीक है, 6वां, यानी कि वो जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग, आपको शुरू में बताया था कि वो सत्य और अहिंसा के बल पे चल रहे थे, इसलिए वो बार बार अपने लोगों से समझा रहे हैं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। सो देखिए, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डेंजरनेट into physical violence. Again and again we must rise to the majestic height of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has indulged the Negro community must not lead to us destruct all white people. देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें अपना संघर्ष संचालित करना है मर्यादा के साथ।
हमें अपना संघर्ष संचालित करना है किसके साथ? मर्यादा के साथ, इज्जत के साथ और अनुशासन में रहते हुए। हमारा जो समाज के साथ रचनात्मक विरोध है, माना कि हमारा विरोध तो है, लेकिन कभी भी एक भौतिक यानी कि जो शारीरिक हिंसा होती है, फिजिकल वायलेंस होता है, यानी कि लोग बम पटक देना, कहीं पे सरकारी आवासों को तबाह कर देना, नष्ट करना, सरकारी आवासों को चोट पहुंचाना, अधिकारियों को चोट पहुंचाना या सरकारी चीज़ों को चोट पहुंचा देते हैं लोग, वो इसी को हम फिजिकल वायलेंस बोलते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि फिजिकल वायलेंस हमें में तब्दील नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? कभी भी फिजिकल वायलेंस में तब्दील नहीं करना है हमें। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि समाज के साथ हमारा विरोध तो है, लेकिन कभी भी हमें हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं अपनाना है। हर बार जो एकजुट होने की जो परंपरा है, आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, उसको बल देना है। ये हमारी आत्मा के साथ मिलना चाहिए। ये जो निगरों के अंदर नई पीढ़ी वर्ग आ रहा है, जो अपने अंदर उग्रवाद को समेटे जा रहा है ना? ये कह रहे हैं कि निगरों के अंदर जो नई पीढ़ी आ रहा है, वो अपने अंदर उग्रवाद को समेटे जा रहा है, यानी कि वो हिंसक प्रवृत्ति अपना सकते हैं। उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वो अपने अंदर उन लोगों को ये समझाना होगा कि उन सभी गोरे लोगों से हमें नफ़रत नहीं है, उन सभी गोरे लोगों से हमें नफ़रत नहीं है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि not lead us to disturb all white people, for many of our white people, for many of our white brother, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, है ना? ये कह रहे हैं कि इसका गवाह है, इसका सबूत है, इसका वो कारण भी बताते हैं कि हमें नफ़रत क्यों नहीं करनी है सभी से। कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि बहुत से गोरे लोग जो आज हमारी सभा में भी बैठे हुए हैं, जो इस बात के सबूत हैं, आज हमारी सभा में जो बैठे हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका जो भाग्य है वो काले लोगों के साथ बंधा है, टाइड है। जो वो जानते हैं कि इस देश का विकास साथ मिलकर चलने में है। वो मानते हैं उनकी आज़ादी हमारी खुद की आज़ादी से बंधी है, हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। ये गोरे लोगों को समझ में आने लगा है। ठीक है, सो पैराग्राफ 6 तक हमने कंप्लीट किया है। सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट 7 पैराग्राफ से 27 पैराग्राफ तक सेकेंड पार्ट में जाएगा। एंजॉय करिए आप। थैंक यू। हैव अ नाइस नाइट।